अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। आपको जैसा कि याद है कि लास्ट क्लास में हमने कहा था आपसे कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेसिक बातें जानने के बाद हम एनोवा एनालिसिस और वेरियंस टेक्निक को डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट वीक इन दोनों को डिस्कस किया था और वहीं आपसे कहा था कि आज के इस वीक में आज की क्लास में हम मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो कि एनोवा का इक्विवेलेंट होगा क्रूस्टल वैलीज टेस्ट पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आज के दोनों टॉपिक्स को पढ़ाऊँ शुरू करूँ, हम देखते हैं हमने पिछले वीक में क्या किया था ताकि आज का लेक्चर शुरू करने में हमें आसानी हो जाए। देखिए लास्ट वीक हमने कहा था कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन भी एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जिसका एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो इस वक्त आपके सामने लिखा है। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं, न्यू1 और न्यू2। उसके बाद हमने कहा था कि जनाब ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसका मीन जो है वो हमने आपसे कहा था कि न्यू2 ओवर न्यू2 माइनस 2 होता है। अगर सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 हो जाए, सॉरी 2 हो जाए, तो इसका मीन फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मीन हमेशा 1 से ग्रेटर होता है और इसका वेरियंस इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जबकि मॉड को हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन की एक खास बात है कि अगर कोई वेरिएबल एक्स है और वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज न्यू1 एंड सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज न्यू2, तो जो इस एक्स का रेसिप्रोकल होगा वो भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो जो पहली थी वो दूसरी बनेगी और जो दूसरी थी वो पहली बनेगी। उसके बाद हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल देखे थे। 5% का अलग था, 2.5% का अलग था और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर अलग था। इस टेबल को देखने के लिए आपको टेबल के अंदर टॉप मोस्ट रॉ से न्यू1 मिलेगा और लेफ्ट मोस्ट कॉलम से न्यू2 मिलेगा। जहां आपके डिजायर्ड न्यू1 और न्यू2 मिलेंगे उस सेल में लिखा हुआ जो नंबर है वो एफ की वैल्यू होगा एट गिवन और द डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये कुछ हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है। उसके बाद फिर हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक शुरू करी थी जिसे एनालिसिस और वेरियंस टेक्निक कहा था। हमने कहा था कि अगर हमें दो इंडिपेंडेंट सैंपल को कंपेयर करना हो कि उनकी मीन बराबर है या नहीं है, तो हम टी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास पॉपुलेशन 2 से ज़्यादा हो, 3 हो या 4 हो या 10 हो, तो फिर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो मीन सारे बराबर हैं, तो हमें मल्टीपल टी टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। और मैंने कहा था कि अगर सिर्फ 4 ही पॉपुलेशन हो और हम उन चारों के मीन को कंपेयर करना चाहते हैं टी टेस्ट के जरिए, तो टी टेस्ट हमें 6 बार परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर यही पॉपुलेशन 10 हो जाए तो टी टेस्ट 45 टाइम्स हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि टीडीएस भी है। उसके बाद हमने कहा क्या कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास प्रोसीजर मौजूद है जिसके ज़रिए हम ये 10 या 45 टी टेस्ट ना परफॉर्म करें, एक ही टेस्ट परफॉर्म करें, काम वही हो जाए, 10 या 45 टी टेस्ट हो। जवाब खुशकिस्मती से हाँ में था कि जनाब एक टेक्निक है जिसे सर आरिफ बिशर ने इंट्रोड्यूस किया था, नाम है एनालिसिस ऑफ वेरियस टेक्निक। इस टेक्निक के ज़रिए हम मल्टीपल पॉपुलेशन मीन को कंपैरिजन कर सकते हैं। लिहाजा इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वही ट्रेडिशनल रिवायती तरीका होगा कि पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करे जाते हैं। उसके बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिज़ाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसके बाद आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो एनोवा की जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होती है वो हमने कहा था आपसे कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, इसे मालूम करते हैं। उसके बाद क्रिटिकल रीजन मालूम करते हैं और फिर वही कंपैरिजन होता है कि क्या हमारी एफ की जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट करी है क्या वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है
अगर लाई कर रही है तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा कि तमाम पॉपुलेशन मीन बराबर हैं, जबकि अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी तब हम कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सकता। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ली थी जिसमें हमने पोटैटो की 3 वैरायटीज़ दी थी ए बी सी नाम की, और हर वैरायटी को 4 बार हमने मुख्तलिफ इक्वल साइज़ के प्लॉट में जो होमोजीनियस थे बोया था, जिससे हमें फसल मिली। वैरायटी ए बोने से पोटैटो की पहले प्लॉट में जो फसल मिली वो 23, अब यूनिट्स की आप एकड़ कर लें जो भी करें। दूसरी बार 26 में 27 इस तरह बी पे सी पे था। तो हमने ये कहा था कि क्या ये जो तीनों हमारे पास वैराइटीज़ हैं पोटैटो की, क्या ये इनके मीन इक्वल है, क्या इनकी यील्ड कैपेबिलिटीज इक्वल है। और ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव में क्या था कि नहीं, ये तीनों बराबर नहीं। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड किया था जो कि 0.05 था। उसके बाद हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकाली थी जो कि मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट था और मीन स्क्वायर ऑफ एरर था। अगर तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर तो हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो ये जो एफ वेरिएबल है ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद μ1 k-1 μ2 n - k यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ वैराइटीज है जो कि 3 है, 3 - 1 जो है वो 2 हो जाएगा, और n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि 12 है, 12 - 3 9 हो जाएगा। तो μ1 को हम देखेंगे 2 के बराबर और μ2 को हम 9 के बराबर, जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, वहाँ लिखी हुई वैल्यू एफ की टेबुलेटेड वैल्यू। अब हमने एफ को कैलकुलेट भी करना आएगा, जिसके लिए हमें मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट चाहिए और मीन स्क्वायर एरर चाहिए। इसके लिए हम एक एनोवा टेबल बनाते हैं। ये एनोवा टेबल जो होता है इसमें ये 5 कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम में सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखते हैं कि जो हमारे पास पोटैटो की 3 वैराइटीज़ थी, उन तीनों वैराइटीज़ के अंदर भी डिफरेंस था, जिसकी वजह से हम देख पा रहे थे कि टेबल में वैरायटी ए से जो लीड मिली वो अलग थी, बी से जो मिली वो अलग थी, सी से जो मिली अलग थी। तो ये जो इन तीनों में वेरिएशन आया वो ट्रीटमेंट या वैरायटी की वजह से आया। लेकिन अगर हम सिर्फ वैरायटी ए को ही देखें जिसको हमने 4 बार बोया, तो उसमें फ़र्क है, ये कहलाता है सोर्स ऑफ वेरिएशन विद इन ट्रीटमेंट, और इसे हम एरर भी कह रहे होते हैं। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। अगला कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, उससे अगला सम ऑफ स्क्वायर है, फिर मीन स्क्वायर, और आखिर में एफ स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी जो कि मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइड बाय मीन स्क्वायर एरर से हमें मिलेगी। फिर हमने कहा था ठीक है भाई इसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के लिए हमने बहुत सारी कैलकुलेशन करी, और उस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास हिसाब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास फाइनल टेबल आता है एनोवा का, वो कुछ इस तरह का कि ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, एरर की 9 है और टोटल 11 है। सम ऑफ स्क्वायर जो है वो ट्रीटमेंट का 54.50 है, एरर का 217.75, और टोटल जो है वो इसको ऐड करने से मिलेगा। मीन स्क्वायर एरर जो है वो 27.25 है, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट जो है वो 27.25 है, और मीन स्क्वायर एरर जो है वो 24.19 है। इन दोनों को आप जब डिवाइड करवाएंगे तो आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ वेरिएबल मिलेगा, और एफ वेरिएबल कितना आ रहा है 1.1। तो टेबल से जो हमारे पास एफ की वैल्यू आई थी वो आपने देखी थी कुछ देर पहले, वो 4.26 है, और जो कैलकुलेशन से आई है वो 1.13 है। तो ऑब्वियसली कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेट वैल्यू से बड़ी नहीं है, लिहाजा हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। लिहाजा हम ये कहेंगे कि तीनों जो वैराइटीज़ हैं उनकी जो यील्ड कैपेबिलिटीज़ है वो तकरीबन बराबर है ऑन द एवरेज।
फिर हमने कहा था जो एनोवा हमने टेबल लगाया, एनोवा टेक्निक लगाई है, इसकी कुछ असम्पशन है वो पूरी होनी ज़रूरी है। ये बड़ी अहम बात है। सबसे पहले हमने कहा जितनी भी हम पॉपुलेशन ले रहे हैं हम ये मानेंगे वो सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पॉपुलेशन जो हमने वैरायटी ए ली थी वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैरायटी बी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैरायटी सी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा असम्पशन ये है कि तमाम पॉपुलेशंस के वेरियंस इक्वल हो। वेरिएंसेस की इक्वालिटी को हम अच्छी स्टैटिस्टिक्स की दवार में होमोसिडास्टिसिटी कह रहे हैं। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि जो सारे सैम्पल इंडिपेंडेंट होने चाहिए और रैंडम होने चाहिए। तो ये तीन अजम्पशन हैं एनोवा को लगाने के लिए। अगर ये पूरे नहीं होते तो यकीनी तौर पे फिर आप एनोवा टेस्ट नहीं लगा सकते। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे ये आपको बताया जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आज की क्लास की तरफ आपको लेकर आएंगे। जी भी। जी। तो ये मैंने आपसे कहा था कि सपोज दैट यू परफॉर्म अ वन वे एनोवा, जैसे अभी हमने पोटैटो वाले केस में बताया, और हमने नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट कर दी। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का क्या मतलब है, ज़रा इसे ध्यान से सुनिए। हम ये कह रहे हैं अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया, पिछली एग्जाम्पल को देखते हुए जो पोटैटो वाली थी, उसमें नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि तीनों जो वैरायटीज़ हैं उनकी जो यील्डिंग कैपेबिलिटीज़ है वो ऑन द एवरेज बराबर है। यानी जो वैरायटी ए का मीन है, जो वैरायटी बी का मीन है और जो वैरायटी सी का मीन है वो तीनों बराबर है। अगर इस बात को हम रिजेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों बराबर नहीं। तीनों बराबर ना होने का मतलब कम से कम कोई दो ऐसे हैं जो इक्वल नहीं है। अब जब ये आप कह देते हैं कि तीनों बराबर नहीं है तो फिर नेचुरली जहन में हमारे एक सवाल आता है कि कौन से दो ट्रीटमेंट मीन्स बराबर नहीं है, कौन सी दो वैरायटीज बराबर नहीं है। then you can conclude that the means of the population under consideration are not all the same। अगर एनोवा रिजेक्ट होता है, अगर एनोवा रिजेक्ट होगा तो नेचुरली सवाल जहन में आएगा कि भाई जब ये सारे मीन बराबर नहीं है तो फिर इनमें से कौन सा मीन बड़ा है, कौन सा मीन छोटा है, कौन से दो मीन बराबर नहीं है। इसके लिए फिर आपको मज़ीद टेस्टिंग करनी पड़ती है और इन टेस्ट को हम मल्टीपल कंपैरिजंस का नाम दे रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आपको ये बता देते हैं कि एनोवा में अगर मीन सारे बराबर नहीं आते तो कौन कौन से मीन बराबर नहीं होते। उनमें से दो हम टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक कहलाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिस्टेंस टेस्ट, एलएसडी टेस्ट, और दूसरा कहलाएगा टीज मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। इन दोनों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये तब होगा कि जब एनोवा आपका रिजेक्ट हो जाए। अगर एनोवा एक्सेप्ट हो जाता है, यानी एनोवा में जो हाइपोथेसिस आपने लगाया है वो एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब आप कहते हैं सारे मीन बराबर है, ये बात दुरुस्त है, ऑब्वियसली फिर ये तो इलॉजिकल बात हो जाएगी अपने आप से पूछना कि भाई कौन सा मीन बड़ा है कौन सा छोटा है। जब सब बराबर है
तो छोटे और बड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मल्टीपल टेस्ट तभी परफॉर्म होंगे जब एनोवा का हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अब एक ये मैं सिर्फ डेटा दिखा रहा हूँ आपको कि हमने एक डेटा लिया है। In a feeding experiment of some animals, four types of rations were given to the animals that were in five groups of four each. ये दिखाया जा रहा है कि चार तरह के राशन हैं ए बी सी डी। इन्हें हमने पांच ग्रुप के अंदर रिपीट किया है, ग्रुप वन में, ग्रुप टू में, ग्रुप थ्री में, ग्रुप फोर में, ग्रुप फाइव में। अब इसके बाद हमने ये देखा कि क्या ये जो चारों राशन हैं ए बी सी डी, क्या इनकी मीन बराबर है। तो ऑब्वियसली ये चार जो हैं वो दो से ज़्यादा हैं, तो हम टी टेस्ट के बजाय हम एनोवा लगाएंगे। एनोवा जब हमने लगाया वो सारे काम करे हमने, यानी पूरा एनोवा टेबल बनाया। एंड में आप घर जाके इस एग्जाम्पल को प्रूव करिएगा, डेटा मैंने दे दिया। तो तमाम जो ट्रीटमेंट्स मीन है ए का, बी का, सी का, डी का, जब वो आप टेबल बना लेंगे तो आप देखेंगे वो बराबर नहीं आते। कंक्लूजन हमारे पास आ गया कि जब हमने एफ की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करी है तो वो 20.47 आई है, और जब एफ की हमने टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करी है तो वो 3.49 आई। साफ दिख रहा है कि जो एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एफ की टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है। लिहाजा हमारा नल हाइपोथेसिस कि सारे चारों के चारों राशन की मीन बराबर है उसे हम रिजेक्ट करते हैं। So therefore, we reject the null hypothesis and conclude that there is a difference among the means of at least two of the treatment. जब चारों बराबर नहीं है इसका मतलब है कम से कम दो ऐसे होंगे जिनमें फर्क होगा। ठीक है, अब ये जानने के लिए कि वो कौन से दो ऐसे हैं जिनमें फर्क होगा, हमें मज़ीद टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। As far as the conclusion regarding the treatment mean is concerned, the situation is as follows. सर अब आपकी देखिए, आवाज बहुत कम आ रही है हमारे पास। मैं और तेज बोलता हूँ। Now that we have concluded that there is a significant difference between the treatment means, we have concluded that the mean weight gain is not the same for all four rations. Then it is obvious that we would be interested in finding out which of the four rations produces the greatest weight gain. ठीक है भाई, जब चारों बराबर नहीं है, एनोवा सिर्फ ये बताएगा बराबर है या बराबर नहीं है। अगर तो बराबर है तो बात खत्म, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो फिर अगला सवाल आएगा कि भाई कौन सा वाला ज़्यादा है, कौन सा वाला कम है। अब हम यही जानना चाहते हैं क्योंकि हमारा एनोवा रिजेक्ट हुआ है। हमारे एनोवा ने कहा है कि चारों राशन जो हैं उनके मीन बराबर नहीं है, किसी राशन का मीन ज़्यादा है, किसी राशन का मीन कम है। अब हम जानना चाहते हैं किस राशन का मीन ज़्यादा है, किसका कम है, कौन से बराबर नहीं है। इसके लिए हम मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जिसे एलएसडी कहा जाता है। और उसके बाद फिर कुकीज़ टेस्ट जो है वो देखेंगे। तो ज़रा बारी बारी इन दोनों को देख लेते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। According to this procedure, we compute the smallest difference that could be judged significant and compare the absolute values of all differences of means with it. This smallest difference is called the least significant difference or LSD and is given by। इस टेस्ट की जो जान है वो हमें एक डिफरेंस निकालना होगा, उस डिफरेंस को हम LSD कहेंगे और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस निकाला जाएगा इस फॉर्मूले के ज़रिए, जिसमें हमें टी टेबल से एक वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू कैसे आएगी, आप जानते हैं कि हमें एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाएगा अल्फ़ा, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे क्या हमारे पास वैल्यू आती है। उसे हम देखेंगे अपने टी टेबल में न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, जहाँ हमें ये अल्फ़ा बाई 2 कॉमन न्यू मिलेगा, वो हमारी टी वैल्यू होगी। इसे मल्टीप्लाई करेंगे √2 MS। MS क्या है, जो आपने एनोवा का टेबल बनाया था उसमें जो एफ से पहले वाला कॉलम था उसका पहला नंबर था मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट, वो नहीं है, ये नीचे वाला था मीन स्क्वायर एरर। वो जो एफ टेबल में सेकंड लास्ट कॉलम में जो सेकंड नंबर होगा वो NSE होगा, उसे यहाँ रख देंगे, डिवाइड करवाएंगे R से। आर के लिए के लिए एक ही बात है कि आर ये के क्या है, कितनी वैराइटीज़ है।
तो अगर आपके पास 4 राशन है तो आर की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब जो है कहा क्या जा रहा है, द टेस्ट क्राइटेरियन दैट यूजेस द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस फॉर द एलएलजी टेस्ट। ठीक है भाई, तो इस एलएलजी को इस्तेमाल करेगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट कहलाएगा। Now the two sample means are declared to have come from populations with significantly different means when the absolute value of their difference exceed the LSD। हमने कहा ये जो LSD है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी अगर तो कोई भी दो मीन का डिफरेंस इससे बड़ा आ जाता है तो जब ये सिग्निफिकेंट है तो इससे बड़े सारे भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होने का मतलब है हम कहेंगे वो दोनों मीन बराबर नहीं है। लेकिन अगर किसी भी दो मीन का डिफरेंस वो इस एलएलजी से कम आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दो मीन जो हैं वो बराबर है, उनमें कोई फर्क नहीं है। अब it is customary to arrange the sample mean in ascending order of magnitude and to draw a line under any pair of adjacent means or set of means that are not significantly different। The LSD test is applied only if the null hypothesis is rejected in the analysis of variance। ये वही बात है जो आपसे अभी कही है कि अगर एनोवा का नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देते हैं तभी आप LSD की तरफ जाएंगे। अगर एनोवा का नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर LSD या ट्रूथीस टेस्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। We will not be going into the mathematical details of this procedure, but it is useful to note that this procedure can be regarded as an alternative way of conducting the t-test for the equality of two population means। बिल्कुल सही बात है। If we were to apply the usual two sample t-test, we would have had to repeat this procedure quite a few times। जैसा आपको कहा था पिछले लेक्चर में भी कि अगर आप t-test करते हैं तो सिर्फ 4 अगर पॉपुलेशन है तो आपको 6 बार t-test करना पड़ेगा, 10 पॉपुलेशन है तो 45 टाइम्स करना पड़ेगा, जो ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है। टी टेस्ट अगर करते आप तो फिर कुछ यूँ होता कि क्या राशन ए राशन बी की मीन बराबर है, ए और सी की मीन बराबर है, ए और डी की मीन बराबर है, सिमिलरली बी और सी, बी और डी और सी और वही वाली बात है। लेकिन 4 आपके पास पॉपुलेशन है, 6 टेस्ट आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। लेकिन एलएसडी में ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, एलएसडी में सब कुछ साइमल्टेनियसली चलना हो। वो कैसे करेगा, सबसे पहले आपने LSD निकाला पिछले वाले डेटा का, तो अल्फा 0.05 था, उसे 2 से डिवाइड करवाया, वो 0.025 आ गया। न्यू क्या है हमारे पास, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वो आपने देखा था कि कितना होगा, वो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। MSE आपको टेबल से मिला था, R यहाँ पे 5 आएगा। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास LSD आ गया 2.04। यानी ये वो डिफरेंस है कि अगर दो मीन का डिफरेंस इससे ज़्यादा होता है तब हम कहेंगे कि वो दोनों मीन अलग अलग हैं, यानी वो डिफरेंट पॉपुलेशन से हैं, वो डिफरेंट है। और अगर इससे कम होता है तो फिर वो दोनों मीन हम कहेंगे बराबर है, बिकॉज दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये डिफरेंस है और ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन सिग्निफिकेंट में लीस्ट है। तो इस जब ये लीस्ट है तो इससे कम वाला तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा ना फिर, और सिग्निफिकेंट ना होने का मतलब क्या है कि वो बराबर होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास डेटा था। इस डेटा में आपके सामने जो है वो 4 राशस थे ABCD और 5 ग्रुप्स में हमने बांटा हुआ था। अब ये जो है पहले राशन का मीन आ गया, कैसे निकाला होगा, ए राशन में जो 4-5 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं इन सबको आपने ऐड किया, 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 34.42। सिमिलरली बी राशन के मीन के लिए बी राशन वाले सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड किया, ये टोटल आया, इसे 5 से डिवाइड करवाया, ये मीन आया। मैं कह सकता हूँ ये एक्स बार ए है, ये एक्स बार बी है, ये रेड वाला एक्स बार सी है और ये एक्स बार डी है। ये भाई ये लिख दिया, एक्स बार ए, एक्स बार बी, एक्स बार सी, एक्स बार डी आ गया। अब इनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ मैग्नीट्यूड। जब इन्हें आपने अरेंज किया तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मीन में डी की आई 28.3 है, फिर एक्स बार सी है, फिर एक्स बार ए, फिर एक्स बार बी है। अब आप करेंगे क्या, लाइंस ड्रॉ करेंगे अंडर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट मीन्स और सेट ऑफ मीन्स दैट आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट भी है। अब देखिए, अब लाइन ड्रॉ करेंगे
अगर ए और बी को देखें तो इनके दरमियान जो डिफरेंस हैगा क्या वो एलएसडी से ज़्यादा है? नहीं। अगर एलएसडी से कम है लाइन ड्रॉ कर दें। फिर आप देखें बी से लेके सी तक, ये भी जो है बी का मीन हैगा 34.78, सी का 33.70, इनका डिफरेंस लेंगे तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस भी एलएसडी से कम ही आएगा। ठीक है भाई। तो फ्रॉम द above, it is obvious that ration C, A and B are not significantly different from each other with regard to weight gain. The only ration which is significantly different from other is ration D. ठीक है। Interestingly, ration D has the poorest performance with regard to weight gain. As such, if our primary objective is to increase the weights of the animals under study, then we may recommend any of the other three ration A, B and C to the farmers. ठीक है, लेकिन हम डी राशन जो है वो रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इससे परफॉर्मेंस पोरिस्ट आ रही है वेट गेन। नाउ ये हमारे पास जो था वो एलएसडी या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट था। अब ये हमारे पास कुकीज टेस्ट है, इसके लिए आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा। इस टेस्ट की भी कुछ एजम्पशंस हैं, वही एजम्पशन है कि जो पॉपुलेशन है वो सारी नॉर्मल हो, सबका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो, जितने भी सैंपल आप लें वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यहाँ पर आप बजाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे सैंपल मीन्स का। सैंपल मीन्स का आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला तीसरे स्टेप में आपको दिया हुआ है कि एक्स बार आई माइनस एक्स बार जे। ये आई और जे जो है वो नंबर होंगे जैसे राशन 1 राशन 2, तो एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 हो जाएगा, या राशन 1 राशन 4 तो एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अल्फा। ये जो क्यू हैगा ये आपको इसका एक टेबल हैगा आपकी बुक में, तो उस टेबल से आपको जो है वो क्यू की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी अल्फा की पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। लेकिन इसके लिए आपको दो पैरामीटर चाहिए होंगे, एक जो है वो न्यू1 होगा वो के होगा और दूसरा न्यू2 होगा वो माइनस के हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करवाएंगे √2 से, मल्टीप्लाई करेंगे एस से। ये एस जो है वो √ms ही होगा, यानी जो मीन स्क्वायर एरर है वही होगा, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे √1/n1। n1 क्या होगा, जो आपने पहला मीन लिया उसका सैंपल साइज, और प्लस 1/nj। nj क्या होगा, जो दूसरा मीन लिया उसका सैंपल साइज। याद रखिएगा आई जो है वो जे से छोटा होना चाहिए। उसके बाद हम ये मानेंगे, ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के दो एंड पॉइंट निकल जाएंगे। अगर इन एंड पॉइंट के अंदर ज़ीरो इंक्लूड होता है, अगर इनमें ज़ीरो इंक्लूड होता है तब तो हम कहेंगे कि जनाब वो दोनों मीन जो हैं वो डिफरेंट है, अदरवाइज वो डिफरेंट नहीं है। डिक्लेयर टू पॉपुलेशन मीन डिफरेंट इफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ देयर डिफरेंस डज नॉट कंटेन जीरो। ठीक है भाई, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर तो ज़ीरो आ जाता है तब हम कहेंगे वो दोनों मीन डिफरेंट नहीं है, और ज़ीरो नहीं आता तो फिर हम कहेंगे वो, फिर से बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ मैं। Declare two population means different if the confidence interval for their difference does not contain zero। दो मीन उस वक्त डिफरेंट होंगे अगर ये जो इंटरवल निकल रहा है इसमें जीरो ना, और अगर इसमें जीरो आ जाता है तो फिर वो दोनों मीन डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है भाई, ये आपके पास एक डेटा दिया हुआ है एनर्जी कंजम्पशन का। यूएस की 4 जो है वो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट, मिड वेस्ट, साउथ और वेस्ट। यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन बताई हुई है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमने 5 सैंपल लिए, तो वहाँ एनर्जी कंजम्पशन 15, 10, 13, 14, 13 है। मिड वेस्ट में हमने 6 वैल्यूज लिए हैं, उनकी एनर्जी कंजम्पशन दी हुई है। साउथ में 4 हैं, वेस्ट में भी 5 हैं। अब इसका हमने सबसे पहले ये चेक किया कि क्या चारों रीजन में जो एनर्जी कंजम्पशन का मीन है वो बराबर है, यानी द मीन म्यू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इक्वल्स टू म्यू ऑफ मिड वेस्ट इक्वल्स टू म्यू ऑफ साउथ इक्वल्स टू म्यू ऑफ वेस्ट। क्या ये बराबर है? उसके लिए पूरा आपने नोवा एनालिसिस और वेरियंस परफॉर्म करी, आप घर जाके जरूर करिएगा। जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जनाब चारों जो मीन है इसका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, इसका
इसका मतलब चारों बराबर नहीं है। जब चारों बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली जहन में सवाल आएगा कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से दो बराबर नहीं है। फिर हम मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट की तरफ जाएंगे और इस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे इस एग्जाम्पल में टुकीज टेस्ट। टुकीज टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। पहली के होगी, के जो है वो क्या होता है कि वैराइटीज़ कितनी है या रीजन कितने हैं, जैसे 4 ये तो 4 हो गया। और दूसरी जो है वो n माइनस के होगी। n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको काउंट करें, 20 ऑब्जर्वेशन है, माइनस के 4 है तो 16 आ जाएगा। अब टेबल 11 है बुक में, वहाँ Q की वैल्यू आप देखेंगे जब अल्फा 0.05 हो और ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो ये आ जाएगी 4.05। टेबल में रखवाएंगे यहाँ पर। तो नॉर्थ ईस्ट को हमने 1 कह दिया, मिड वेस्ट को 2, साउथ को 3, वेस्ट को 4। नॉर्थ ईस्ट का आप जब मीन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नॉर्थ ईस्ट का आपको डेटा दिया हुआ है ये, इनका आप मीन निकाल लें, वो मीन आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट का सैम्पल मीन। मिड वेस्ट का भी निकाल लें मीन, 6 को जमा करें, 6 से डिवाइड करें। साउथ का निकाल लें, 4 को जमा करें, 4 से डिवाइड करें। वेस्ट का निकाल लें, 5 को जमा करें, 5 से डिवाइड करें। तो ये टेबल बनेगा आखिर वाला। नॉर्थ ईस्ट का सैम्पल मीन 3 है, मिड वेस्ट का 14.5 है, साउथ का 10 है, वेस्ट का 9.2 है। और हर एक के सैम्पल साइज भी हैं। नॉर्थ ईस्ट में 5 वैल्यूज थी, मिड वेस्ट में 6 थी, साउथ में 4 हैं और वेस्ट में जो है वो 5 वैल्यू। तो अब आप ये काम करेंगे बारी बारी। यहाँ एस जो है वो अंडर एम एस सी होगा। एम एस सी जो है वो आपके पास एनोवा जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे आ चुका होगा। तो अब 2 मीन उठाते चले जाएं और ये कैलकुलेशन करते चले जाएं। तो पहले हम ले लेते हैं म्यू1 और म्यू2। तो आप देख सकते हैं पिछले वाले से म्यू1 यानी कि नॉर्थ ईस्ट का ये 13 है और म्यू2 यानी कि मिड वेस्ट का 14.5 है। और इन दो को उठा लेते हैं, 13.5 में से 14.5 माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्यू की वैल्यू जो टेबल से आई है अंडर क्यू, फिर अंडर रूट एम एस सी जो है वो एनोवा टेबल से आएगा, फिर अंडर रूट 1 ओवर पहली पॉपुलेशन का सैम्पल साइज जो कि हमारे पास जो है वो नॉर्थ वाली थी, इसमें 5 था, प्लस दूसरी पॉपुलेशन के सैम्पल साइज का रेसिप्रोकल तो 6 था। सॉल्व करा तो हमारे पास ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो एंड पॉइंट्स आएंगे वो -5.43 से 2.43, यानी एक बार आएगा -5.43 और दूसरी बार 2.43। इसका मतलब ये कि जो इंटरवल आया वो -4.43 से 2.43। आप सभी समझदार हैं, -4.43 से सॉरी -5.43 से जब आप +2.43 पर जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो ज़रूर आएगा। नंबर लाइन को इमेजिन करें कि आप -4 मैं मादक के साथ फिर से बोलता हूँ, नंबर लाइन पर -5.43 से जब आप +2.43 की तरफ जाएंगे तो बीच में जीरो तो आएगा। इसका मतलब दिस इंटरवल कंटेन जीरो। और अगर इंटरवल में जीरो कंटेन कर रहा हो तो हमने क्या कहा था आपसे, कहा था ना आपसे, मैं बताया तो आपको, पीछे ले आता हूँ, ये देखिए हमने ये कहा था चौथे स्टेप में कि declare two populations mean different if the confidence interval of their different does not contain zero। अगर जीरो ना हो तो फिर वो डिफरेंट है और अगर जीरो हो तो वो डिफरेंट नहीं होंगे। तो यहाँ तो जीरो आ गया ना, इसका मतलब ये दोनों पॉपुलेशन मीन डिफरेंट नहीं है। इन दोनों की पॉपुलेशन मीन डिफरेंट नहीं है, यानी कि जो हमारे पास पहला रीजन है नॉर्थ ईस्ट और जो दूसरा रीजन है मिड वेस्ट, इनमें एनर्जी कंजप्शन ऑन द एवरेज बराबर हो रही है। ठीक है, ऑन द एवरेज बराबर हो रही है। यही काम हमने किया फिर नॉर्थ ईस्ट और तीसरे वाले के लिए। उसका हमने जब एंड पॉइंट्स निकाले, वो एंड पॉइंट्स हमारे पास जब हमने इनके एंड पॉइंट निकाले तो ये आया है -1.36 से 7.36। ऑब्वियसली इस इंटरवल में भी जीरो लाई करेगा, लिहाजा ये दोनों मीन भी हमारे लिहाज से जो है वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे। यानी पहले रीजन में
मिड नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में, इनमें भी एनर्जी कंजम्पशन बराबर है। उसी तरीके से हमने बाकी का भी किया होगा, तो आप देखिएगा कोई दो रीजन यकीनी तौर पे जो है वो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है जनाब। तो वो आप सोचिएगा कौन से दो बराबर नहीं आते। टेबल 16.9 जो दिखाया था इसमें साफ दिख रहा है कि सेकेंड और थर्ड रीजन जो है और सेकेंड और फोर्थ जो है ये बराबर नहीं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड और सेकेंड और फोर्थ बराबर नहीं है, इनमें एनर्जी कंजम्पशन डिफरेंट है। तो यहाँ हम इसको रोकेंगे, यहाँ हमारे मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट मुकम्मल होते हैं। अगला मैं आपको लिंक सेंड करूँगा कुछ ही देर में, फिर हम उसके बाद ब्रुस्टल वैलीज टेस्ट की तरफ आपको लेकर जाएंगे और बताएंगे कि वो टेस्ट जो है अगर वो टेस्ट कब इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, इसको मैं रोक रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप